हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज का सेशन में। है ना, मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, ऐसा है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। लास्ट इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका चालू हो चुका है। ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना भी फिलअप चालू हो चुका है। लास्ट बार मैंने बताया था कि 2424 वैकेंसी आई है, जिसमें कॉमर्स की जो सीट है वो 193 के आसपास है ना, और जनरल कैटेगरी में 94। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेट से मिलाकर 94 सीट के लिए फाइट जबरदस्त तरीके से होगा। अब क्या था कि उन्होंने उस समय नोटिफाई किया था कि सिलेबस हम बहुत जल्दी क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, और सिलेबस जो है उन्होंने अपडेट कर दिया है। यकीन मानिए, सिलेबस देखिएगा तो आपको लगेगा जो यूसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो यूसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जेआरएफ कर चुके हैं, उनको लगेगा कि ये तो हलवा है, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। क्योंकि कुछ नहीं करा उसने क्या करा, एचपीएससी ने भाई साहब पूरा का पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस उठा के अपने इस सिलेबस में डाल दिया है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसी 10 यूनिट से वही सारा चीज है मैं आपको दिखाता हूं। शुरुआत करते हैं सिलेबस के डिस्कशन की और फिर बात करेंगे कि हम कैसे करेंगे इसकी तैयारी, है ना। फिर हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि शुरुआत कैसे करें, तैयारी शुरू कैसे करें, और फिर इसमें हम कैसे कोर्सेस में एनरोल ले सकते हैं, कैसे हम अपनी पूरी की पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। शुरू करें, आइए सर, चलिए चलते हैं। देखिए क्या है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर, सब्जेक्ट है कॉमर्स, और एडवर्टीजमेंट नंबर है 44 2024 में 44 नंबर एडवर्टीजमेंट नंबर 44 है। और ये सारा ये देखिए, जैसा ये 10 यूनिट आपका किसके लिए रहा सर, टोटल यूनिट 1 में बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स और इनकम टैक्स, ये सारे के सारे जो हैं वो यूनिट आपके यूसी नेट में है। और वही सिलेबस एक भी थोड़ा सा भी बदलाव इसमें नहीं किया गया, बस यहाँ पे एक स्टैंप लगाया गया किसका, डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी का, और वो साइन कर दिया गया। सेम सिलेबस है, एक जरा का भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चला जाऊं तो बेसिक चीजें थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी गई है कि कॉन्सेप्ट्स और इसके एलिमेंट्स, है ना, जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, ये आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, पेस्टल, है ना, मैक्रो का काम है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, लीगल, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इकोनॉमिक पॉलिसीज की चर्चा करनी है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज की, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्या रोल ऑफ गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में। लीगल एनवायरनमेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना है ना। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और उसके इन्फ्लुएंस क्या है बिजनेस में, इसकी चर्चा करनी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी भी चर्चा करनी है। फिर है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या पढ़ना है ना, उसके स्कोप क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे काम करता है, कब आया, उसके ड्राइवर्स का क्या रोल है, किस मोड के तहत कैसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। और ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं यूसी नेट के लिए। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सर लगभग 12 थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज हमें डिटेल में पढ़ना है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या होगा, टैरिफ बैरियर्स क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में हमें डेप्थ में पढ़ना है। देखो सारा चीज वही है नेट वाला, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे और इसको पढ़ाई भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफपीआई के बारे में बात करनी है। सर क्या किसी भी देश का अदर देश में अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो एफडीआई, है ना, और 10% से कम हो तो एफपीआई। टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या होता है, क्या कॉस्ट और बेनिफिट है होम और होस्ट कंट्रीज के लिए, ट्रेंड्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के, इंडिया की एफडीआई पॉलिसी क्या है, ये सारी बातें हमें पढ़नी है और इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी देश का बैलेंस शीट नहीं जी सर, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये सारा चीज हमें डिटेल में पढ़नी है। अगर हम बात करें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो भैया कैसे कुछ देश मिलकर अपने लेवल पे बिजनेस करते हैं, वो सारा चीज हमें पढ़ना है। लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ना है। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, कैसे ट्रेड को क्रिएट किया जाता है, कैसे ट्रेड का डाइवर्जन होता है, ये सारा चीज हमको देखना है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्टा, इन सारे चीजों को हमें डिटेल में
पढ़ना है। और याद रखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। 10 क्वेश्चन का वेटेज, अगर 100 क्वेश्चन है स्क्रीनिंग में तो 10 क्वेश्चन का ये वेटेज रखता है। चलिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड और अंकटाड, ये इसके बारे में पढ़ना है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो थे, गैट्स, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, ये सारी चीजें हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारा चीज आपको मिलने जाएगा वही नेट वाला, क्योंकि एक भी लाइन उन्होंने चेंज नहीं करा है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिट 2 की, अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रखे हैं, कॉन्सेप्ट, पोस्टुलेट्स रखा गया है। पार्टनरशिप अकाउंट में देखो बेसिकली पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, है ना, फिर इसमें डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, तो यहां से गुडविल का सवाल पूछता है। यहां से आपका एडमिशन और रिटायरमेंट का जो न्यू पार्टनर और कब एडमिशन हुआ, कितना उसका रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे सवाल पूछा जाता है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसमें इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर से बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, रेशियो ऑफ शेयर से, ठीक है ना। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज हो गया, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इससे सवाल पूछे जाते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इससे सवाल होता है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी से सवाल होते हैं, है ना। देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें अपने मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जैसे एडवांस कॉस्टिंग भी है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग, काइजान कॉस्टिंग, GIT, जस्ट इन टेक्निक, तो ये सारी चीजें हमें अकाउंट्स में पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ना है, जिसमें हमें रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस की चर्चा करनी है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एक नया फॉर्मेट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हमें पढ़ना है, इसको हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, ये सारा अकाउंटिंग हमें चर्चा करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चर्चा करनी है, ये बात याद रखिएगा। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, लेकिन अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल लेवल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करके बनाया गया है। ऑडिटिंग में हमें पढ़ना है, ऑडिटिंग क्या पढ़ना है सर? फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, है ना, लायबिलिटीज, ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट 4 तरह की रिपोर्ट बनती है, वो सारा कॉस्ट ऑडिट पढ़ना है। और रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जैसे अभी क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट भी चलता है, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम और सेफ्टी ऑडिट, ये सारे ऑडिट्स की चर्चा भी हमें करनी है। तो बेसिकली बात क्या है कि हमें पढ़ना सब है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आप याद रखिएगा, इसमें क्या है ना कि बहुत अच्छे लेवल का आपका क्या होगा सर, कंपटीशन होगा। कंपटीशन अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी करनी होगी, और अच्छी पढ़ाई करने हैं तो अच्छे तरीके से आपको कंसिस्टेंट लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हैं कि नहीं वो देख लीजिए। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स थर्ड यूनिट में है, जिसमें आपको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म्स पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट क्या होता है आपका AR और MR का, उसको पढ़ना है, रिलेशनशिप, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ना है, ये पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन में है ना, ये पढ़ना है। प्राइस डिटर्मिनेशन, अलग अलग मार्केट के प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ने हैं आपको, ठीक है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज पढ़नी है, ये सारा आपको ध्यान रखना है। अब है फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस। सर सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना है आपको, लीज फाइनेंसिंग, स्कोप और सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है इसको कंसीडर करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है ना। तो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स पढ़ने, कैपिटल बजटिंग का डिसीजंस देखना है, जिसमें टेक्निक्स आप कौन कौन से कैपिटल बजट के टेक्निक होते हैं वो सारे देखने हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं, तो 4-5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वर्किंग कैपिटल से हो गया, कैपिटल बजटिंग से हो गया, डिविडेंड से होगा, देखो ना, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन भी पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स को भी देखना है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल वाला, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखना है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, यूरो करेंसी क्या होता है, ADR GDR क्या होता है इसको पढ़ना है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को भी पढ़ना है। तो ये सारा फाइनेंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, मजेदार है, बहुत प्रैक्टिकल यूनिट, बड़ा सही यूनिट, उसको पढ़ना है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन बचपन में प्रैक्टिकल पढ़े थे, यहाँ आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है और उसके इंप्लीकेशन देखने कि कहाँ इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, है ना, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टू वेरिएबल का, प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने है, अप्रोच बायस थ्योरम पढ़ना है ना। ये प्रोबेबिलिटी में एक तो बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। उसके बाद यहां से लेकर ना सारा रिसर्च का चीज, जैसे रिसर्च क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है,
डेटा कलेक्शन क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या, सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या क्या तरीका है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में पढ़ना है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है पढ़ना है, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग, अलग अलग टेस्टिंग होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो वो कौन से टेस्ट है ना, जेट टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट, मैन विटनेस टेस्ट है ना, यू टेस्ट, क्लासिकल वालिस टेस्ट, ये सारा चीज पढ़ना आपको है, और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग। तो ये था स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है जी। अब है बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ 3 सब्जेक्ट मर्जर है, एक तो एचआरएम, एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो हमें सब पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या फर्क है समझ रहे हो, तो ये वाली चीजें पढ़नी है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसको हम डेलीगेट कर सकते हैं कि नहीं किसी काम को, मोटिवेशन की थ्योरीज और लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है, मोटिवेशन और लीडरशिप में मिला जुला के ऑलमोस्ट 25-26 थ्योरीज तो लीडरशिप की हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। अब एचआरएम पे आ जाओ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सारे चीज, वही शुरुआत कहां से करेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से, फिर रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, सक्सेशन प्लानिंग होगी, ये सारा चीज हमें पढ़ना है। परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ना है, इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन का यूनिट आ गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, तो सारा जो है ना वो नेट वाला दे दिया है, क्या दे दिया है, सारा नेट वाला दे दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, या ध्यान रखिएगा। फिर हम यूनिट 7 में जो है वो बैंक पर ध्यान देने वाले, किस पे, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। हम ओवर वो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे, क्या बैंक को देखेंगे, कमर्शियल बैंक कैसे काम करती है, रीजनल रूरल बैंक कब आया था, कब से उसकी शुरुआत हुई, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सबको देखेंगे हम। उसके बाद आरबीआई को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या काम है। फिर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए हैं, वो क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, एनपीए मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बेसल नॉर्म्स कब से लगना शुरू हुआ, इन सारी चीजों का हम डिटेल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहाँ है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखेंगे हम कि कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कौन सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है इंडिया में, है ना, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म में ध्यान ये कर रहा है, उसको पढ़ना है। फिर डिजिटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर और अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसको बताना है, ठीक है ना। और इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वो सारी चीजें पढ़नी हमें है, ठीक है जी। अब जैसे ही खत्म होता है बैंकिंग, तो अब आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। हमें मार्केटिंग का भी डिटेल में स्टडी करना है। मार्केटिंग में हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस देखने होते हैं कि मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, पहले क्या अप्रोच अपनाए जाते थे, अब क्या अप्रोच अपनाए जाने हैं, है ना, तो वो 6-7 अप्रोच है, उसको देखना है। मार्केटिंग के चैनल्स देखना है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है समझना है, मार्केटिंग का प्लानिंग कैसे होता है, एसटीपी पॉलिसी क्या होती है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, इसको देखना है। फिर प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट डिसीजन कि प्रोडक्ट कैसे है, प्रोडक्ट लाइन क्या, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या, प्रोडक्ट डिसीजंस क्या, नया प्रोडक्ट कैसे बनता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर प्राइसिंग डिसीजंस पे आएंगे कि प्राइसिंग कैसे अफेक्ट करता है ना, कैसे कौन से फैक्टर से जो प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, प्राइसिंग की पॉलिसीज क्या होंगी, स्ट्रेटजीज क्या होंगी। देन आते हैं प्रमोशन पे। प्रमोशन डिसीजन वो सारा चीज होता है जिससे मार्केट में सामान बेचने में हेल्प होती है। तो रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग क्या होगा, प्रमोशन के मेथड्स क्या होंगे, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, ये सारी चीज हमें देखना है। उसके बाद जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट बिक तो जाएगा लेकिन माल अवेलेबल कहाँ कहाँ है, तो वही उसमें हम लोग पढ़ना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट। फिर देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कंज्यूमर कैसे चीजों को खरीदता है, कैसे बिहेव करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसकी चर्चा हमें करनी है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। फिर है सर्विस मार्केटिंग, फिर क्या है सर्विस मार्केटिंग, तो इसको पढ़ना है। ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जो मार्केटिंग में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको हमें डिटेल में देखना है, नहीं जी। उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, और लास्ट में है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये मार्केटिंग का ओवरऑल हमें चर्चा करनी है। लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें अगर बिजनेस लॉ की, तो इसमें लगभग 10-12 एक्ट है, इसको हमें बहुत डेप्थ में, क्योंकि सारा लॉ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उसके एसेंशियल क्या हैं,
कैपेसिटीज क्या है पार्टी की, कौन सा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, कैसे हम ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, ये सारा चीज पढ़ना है। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर दूसरा एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें हमें सेल और परचेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बायर कैसे बाय करता है, सेलर कौन, बायर कौन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवन टेम्परेचर, है ना, सेवन टेम्परेचर मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, कि अगर बायर को कुछ सामान खरीदना है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये सारा चीज देखना पड़ेगा कि जब सेलर अनपेड हो जाता है तो उसकी क्या क्या राइट्स हैं। नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, 1881, इसके बारे में पढ़ना है, कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, वो पढ़ना है। नेगोशिएशन और असाइनमेंट क्या होता है, डिसऑनर और डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फिर कंपनीज एक्ट पढ़नी है 2030, है ना, कि कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है, नेचर और काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं, मीटिंग और वाइंडिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी पढ़ना है ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसका स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स और एलपी क्या है इंडिया में, वो पढ़ना है। कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव 1 में मेन प्रोविजंस। और आईटी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जिससे सवाल बनता ही बनता है, तो इसको पढ़ना है आईटी एक्ट का, है ना। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन प्रोविजन, साइबर क्राइम्स और पेनाल्टीज। पेनाल्टीज से 2 सवाल पक्का रहेगा, लिख के रख लो। आरटीआई एक्ट, ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रोविजंस, और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जीएसटी, ये सारे लॉ हमें पढ़ने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट जो है सब पढ़ लेना है। फिर है यूनिट 10, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, दोनों पढ़ना है। इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, वो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, टैक्स इंसिडेंस कैसे है, एग्जम्प्ट इनकम कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर इनकम कौन सा होता है, और उसको कंप्यूट कैसे करें पांचों हेड्स को, ठीक है ना। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम्स, डिडक्शंस, है ना, ये सारा चीज पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन होता है, इन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, ये पढ़ना है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। टेक्निक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का, ये पढ़ना है। टैक्स कंसिडरेशन, देखो स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन में टैक्स का कैसे कंसीडर किया जाता है, ये पढ़ना है। कि हम कौन सा चीज को खरीद लें और कौन सी चीज को बनाएं, ये भी डिसीजंस हमको इसमें लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर डिडक्शन, कलेक्शन ऑफ टैक्स, टीसीएस, टीडीएस, ये पढ़ने हैं। एडवांस पेमेंट टैक्स, ये भी पढ़ना, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, और हमारे पास टाइम भाई साहब बहुत कम है। क्या है, टाइम बहुत कम है ना, टाइम बहुत कम है। तो सर शुरू कैसे करें, और क्योंकि एग्जाम तो हैवी में होगा, मतलब पूरा एकदम जबरदस्त कंपटीशन रहने वाला है, तो आप मेहनत करना जान जाइए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सिलेबस सब कराया हुआ है, ठीक है, सब सिलेबस वही है जो नेट वाला है। तो मेहनत आपको डबल करना है। आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है पढ़ने के लिए। कहां से करेंगे, आप जाएंगे नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां मैं बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, आज कल में कोर्स लॉन्च हो जाएगा, वहां से आप कोर्स लेंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करेंगे। 3 पार्ट में इसका एग्जाम होने वाला है। कौन कौन सा सर, पार्ट 1 में क्या होने वाला है, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट कितना नंबर का सर, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा ना वो 100 क्वेश्चंस होगा और 100 मार्क्स भी होंगे। कितने होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पहला, तो जैसे आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप सब्जेक्टिव में जाएंगे, सेकेंड स्टेज, और इसका वेटेज कितना है 87.5%। और फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं, और इंटरव्यू का वेटेज है 12.5%। तो मैं कह रहा हूं पहले इसको क्वालिफाई करते हैं, पहले ये क्वालिफाई करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें कुछ टाइम मिलेगा तो हम सब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन कर लेंगे और इंटरव्यू भी कर लेंगे। तो फर्स्ट इस पे ध्यान दीजिए, और मैं यकीन कह रहा हूं अगर आपने इस पे ध्यान दे दिया, ये क्वालिफाई कर लिया, तो सब्जेक्टिव भी कर लिया जाएगा। ठीक है, मेहनत करने को तैयार है जी, तो मेहनत करिए। हम जल्द ही मिलते हैं आपके नए कोर्स लॉन्चिंग के साथ, और नया कोर्स लेके आएंगे तो फिर आपको उसके साथ पढ़ाई भी करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।